नमस्कार, आदाब, मैं अरशद यासिर। स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। ट्रंप के 50% टैरिफ पर बोले राजनाथ सिंह, कहा कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं। मराठा आरक्षण आंदोलन के बीच देवेंद्र फडणवीस का सवाल, कहा उद्धव ठाकरे ने अपने समय में क्या किया। जम्मू के रियासी और रामबन जिले में लैंडस्लाइड से भारी तबाही, 3 शव बरामद, कई लोग लापता। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में चुन्नी न देने पर सेवादार की पीट कर हत्या, अरविंद केजरीवाल ने उठाया सवाल। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा में पहुंचे अखिलेश यादव, का अवध में हारी भाजपा, अब मगध में भी हारेगी। उमा भारती लड़ेंगी अगला चुनाव, कहा मैं अपने आप में हूं पावरफुल, लक्ष्य के लिए करूंगी काम। ट्रंप के टैरिफ ने बदल दी दुनिया की डिप्लोमेसी, रोज चीन और भारत के बाद अब इन 3 देशों की बनेगी तिगड़ी। अब समाचार विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को लेकर दुनिया भर में चर्चा है। ट्रंप की टैरिफ धमकियों के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं है। राजनाथ सिंह ने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में भारत को अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखना होगा। उन्होंने आगे कहा है कि आज की दुनिया तेजी से बदल रही है और हर दिन नई चुनौतियां सामने आ रही हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि चाहे महामारी हो, आतंकवाद हो या क्षेत्रीय संघर्ष, ये शताब्दी अब तक की सबसे अस्थिर और चुनौतीपूर्ण साबित हुई है। रक्षा मंत्री ने आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए कहा कि आज आत्मनिर्भरता सिर्फ लाभ नहीं बल्कि एक आवश्यकता बन गई है। पहले इसे विशेषाधिकार माना जाता था, अब ये हमारे अस्तित्व और प्रगति के लिए अनिवार्य है। उन्होंने आगे कहा कि भारत किसी को दुश्मन नहीं मानता, लेकिन किसानों और उद्यमियों के हित सबसे महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्री ने बताया कि बदलती भू राजनीति ने स्पष्ट कर दिया है कि रक्षा क्षेत्र में बाहरी निर्भरता अब विकल्प नहीं है। उन्होंने आगे कहा 2014 में भारत का रक्षा निर्यात 700 करोड़ से भी कम था, जबकि आज ये लगभग 24,000 करोड़ तक पहुंच गया है। इसका मतलब है कि भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि रक्षा उत्पादक और निर्यातक भी बन रहा है। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन का मुद्दा गरमाया हुआ है। इसको लेकर अब सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं। एक और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बिना किसी का नाम लिए उद्धव ठाकरे की सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कुछ राजनीतिक पार्टियां मनोज जारंगे के कंधे पर बंदूक रखकर अपना स्वार्थ निकाल रही हैं, लेकिन उन्हें फायदा नहीं होगा। इस पर अब राजनीतिक विवाद छिड़ गया है। उद्धव ठाकरे का कहना है कि मराठाओं के कंधों पर बंदूक रखकर कौन गोलियां चला रहा है, ये खुद मुख्यमंत्री ढूंढ कर निकाले। देखिए, उद्धव ठाकरे जी के सरकार के कार्यकाल में मराठा समाज के लिए किया हुआ एक काम वो दिखाए, उसके बाद बोले। सर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने आज कहा है कि उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया हो रही है। कुछ दिन पहले कुछ सेवानिवृत्त जजों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया था और गृह मंत्री के खिलाफ टिप्पणियां की थी। उन्होंने गृह मंत्री के खिलाफ लिखा है, ये सही नहीं है, ये उपराष्ट्रपति चुनाव है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश इनमें क्यों आना चाहते हैं। इससे ऐसा लगता है कि जब वो न्यायाधीश थे तो उनकी एक अलग विचारधारा होगी, अन्यथा पत्र लिखना और गृह मंत्री के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाना सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज को लेकर भी आप कुछ बयान किए कि जिस तरीके से वो लोग आके सिग्नेचर किए थे उस तरीके से नहीं करना चाहिए। ये अभी वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन चल रहा है। उस दिन कुछ रिटायर्ड जजेस ने सिग्नेचर कैंपेन करके होम मिनिस्टर का खिलाफ टिप्पणी की है। होम मिनिस्टर का खिलाफ उन्होंने कुछ लिखा है, ये ठीक नहीं है। ये वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है, ये पॉलिटिकल मामला है। रिटायर्ड जजेस इसमें क्यों पढ़ना चाहिए? इससे ये लगता है कि वो लोग जब जज थे तो उनका एक अलग विचारधारा था होगा, नहीं तो होम मिनिस्टर के बारे में सिग्नेचर कैंपेन करके लेटर लिखना ये ठीक नहीं है। तो मैंने अभी हमारा यंग लॉयर्स लोग आया है, कर्नाटका का पूरा स्टेट का लॉयर्स एसोसिएशन का आज यहाँ कॉन्फ्रेंस है, इसलिए मैंने उनके सामने में रखा है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के माहौर में भी बड़ी लैंडस्लाइड सामने आई है, जिसकी जद में कई मकान बह गए हैं। करीब 7 लोगों के लापता होने की खबर है। वहीं रामबन जिले के राजगढ़ इलाके में भी लैंडस्लाइड से भारी तबाही हुई है। यहाँ 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, जबकि 2 लोग लापता हैं। प्रशासन और रेस्क्यू टीम राहत कार्य में जुटी हुई। इस घटना में 2 घर और एक स्कूल क्षतिग्रस्त हुए हैं। जैसा कि आपको पता है,
रात को मिडनाइट में हमें यहाँ से कॉल आई कि यहाँ भारी बारिश की वजह से लोगों ने तो ये बताया कि क्लोड ब्रस्ट हुआ है और यहाँ का नुकसान हो गया है। उसी वक्त हम अलर्ट हो गए, एसएसपी साहब भी, मैं भी, हमने एसडीआरएफ को कांटेक्ट किया, हमारी जो क्यूआरटीज़ हैं उनको, पुलिस को भी सारी हमने तैयार करके, तो क्योंकि यहाँ कम्युनिकेशन का भी थोड़ा इशू था तो थोड़ा टाइम लगा हमें पता करने में कि किस जगह हुआ है, क्योंकि आपको जैसे पता होगा कि रोड से काफ़ी ऊपर दूर आना पड़ता है, पैदल एक पहाड़ी पर ये जगह है। तो हम रात को ही निकले, मैं, एसएसपी साहब, हमारे साथ क्यूआरटी, एसडीआरएफ, पुलिस की टीम, सारे रेस्क्यू टीम्स हम निकले। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग हमने यहाँ पहुँच करके तो रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया, जिसमें से हमें जो उस वक्त इनिशियली हमें 3 बॉडीज जो है रिट्रीव हो गई। उसके बाद एक बॉडी जो है लगभग 1 किलोमीटर नीचे वहाँ नाले से रिट्रीव हुई है। तो अभी एक और बॉडी जो मिसिंग है पर्सन, तो उनकी हम जो है सारी टीमें हमारी उसमें लगी हुई हैं, तो उसकी रेस्क्यू के लिए सर्च चल रही है नीचे दरिया में भी और यहाँ भी। जो डेब्रीज वगैरह हैं, जिसमें आपने देखा होगा यहाँ के 2 मकान जो हैं वो कम्प्लीटली डैमेज हो गए हैं। एक स्कूल एक था यहाँ, प्राइमरी स्कूल, तो वो भी टोटली डैमेज हो गया है। एक कैटल शेड एक था, तो वो भी डैमेज हो गया है। तो काफ़ी नुकसान हुआ, जानी नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया। हमारे 4 जो है इस वक्त तक कीमती जानें जो है वो कन्फर्म हो गई हैं। एक जो मिसिंग है तो उनकी तलाश अभी जारी है, टीमें हमारी लगी हुई हैं। अभी सीआरपीएफ की टीम ने भी ज्वाइन किया है हमें इस रेस्क्यू ऑपरेशन में। तो लाइव स्टॉक भी इसमें सब कुछ नुकसान? लाइव स्टॉक भी 3 काउज जो हैं जो उसके कैटल शेड में जो है उनका भी नुकसान हुआ है। कितने बजे का वाक़या तकरीबन? ये तकरीबन रात को 12 साढ़े 12 बजे की बात है। डिसीज फैमिली के लिए कोई इमीडिएट रिलीफ? हाँ, बिल्कुल, हमने इमीडिएटली जो है रेड क्रॉस से भी इनको रिलीफ दे दिया। तो उसके बाद एसडीआरएफ नाम के साथ जो रिलीफ जो वो भी देंगे। तो हम खुद यहाँ खड़े हैं, पूरी एसएसपी साहब भी, मैं भी, हम इस रेस्क्यू ऑपरेशन को जो है क्लोजली सुबह से जो है इसको मॉनिटर कर रहे हैं। अभी भी मौसम देखने बादल छाए हुए, लोगों से क्या अपील रहेगी? नदी नालों में अभी भी डर कम? बस हम लोगों से तो यही अपील करते हैं कि क्योंकि आपको पता है हम वक्तन फ़क्तन जो है, जैसे हमें वेदर की एडवाइजरी आती है तो हम लोगों तक वो एडवाइजरी पहुँचाते हैं। तो एडवाइजरी जो भी जारी हो तो उसको फॉलो करें। नालाज वगैरह जो है इनमें देखें पानी कितना ज़्यादा आता है, तो उनसे दूर रहें। बाकी सतर्क रहें, जब ज़्यादा बारिश वगैरह हो तो थोड़ी सेफ जगहों पर जाने की चले जाएं, अपने आप की, अपनी जान की जो है हिफाजत करें। भाजपा नेता तरुण चुग ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कथित टिप्पणी पर कहा है कि महुआ मोइत्रा का बयान किसी भी लोकतांत्रिक राजनीति पर धब्बा है। ये जहरीली भाषा बंगाल की जनता, देश की जनता का अपमान है। ये टीएमसी की हताशा, अराजक सोच, विनाशकारी सोच को उजागर करती है। मॉडर्न जिन्ना ममता बनर्जी को बताना चाहिए कि क्या उनकी पार्टी के पास लोकतांत्रिक बहस की जगह सिर्फ जहरीली हिंसक भाषा बची है। महुआ मित्रा का बयान किसी भी लोकतांत्रिक राजनीति के लिए कलंक है। ये जहर उगलने वाली भाषा बंगाल की जनता और देश की जनता का अपमान है। भाजपा नेताओं पर इस तरह की हिंसक धमकियां देना, ये तृणमूल कांग्रेस की हताशा, अराजक सोच, विघटनकारी सोच को उजागर करता है। मॉडर्न जिन्ना ममता बनर्जी को बताना चाहिए, क्या उनकी पार्टी में अब लोकतंत्र बहस की जगह केवल जहरीली हिंसक भाषा बची? देश के लिए सबसे लंबे समय तक सबसे सफल गृह मंत्री रहने वाले अमित शाह जी जैसे जनसेवक, डिसाइसिव डायनेमिक नेता पर आप किस तरह के हमले कर रहे हैं? ये हमले असल में भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं और संविधान पर हमला है। ये भाषा दुर्भाग्यपूर्ण भाषा है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा है कि वोटर अधिकार यात्रा ये चुनाव नहीं, क्रांति होगी और इस क्रांति में राहुल गांधी जननायक बनकर उभरेंगे। अगर राहुल गांधी ने एक व्यक्ति, एक वोट बचाने की कोशिश ना की होती तो कल राशन का अधिकार, फिर जमीन का अधिकार और फिर सुविधाएं छीन ली जाती। आज़ादी के बाद हर व्यक्ति को जो अधिकार मिले हैं वो भी छीन लिए जाते। राहुल गांधी इन अधिकारों की रक्षा करने वाले महानायक बनकर उभरे हैं। चुनाव नहीं, क्रांति होगी और उस क्रांति में जननायक के रूप में उभरे हैं राहुल गांधी। जिस तरीके से उन्होंने वोट चोरी, मतों का अधिकार, एक व्यक्ति एक वोट अगर न बचाने का संघर्ष किया होता तो कल राशन कार्ड जाता, फिर जमीन से अधिकार जाता,
फिर और सुविधाएं जाती। तो ये तो देश की आज़ादी के बाद जो हर आदमी को अधिकार मिला था, छिनता। राहुल गांधी उसके बचाव करने वाले महानायक के रूप में उभरे। दिल्ली के कालकाजी से एक दर्दनाक वारदात सामने आई। यहाँ शुक्रवार को रात तकरीब 9:30 बजे श्रद्धालुओं ने सेवादार की पीट पीटकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि श्रद्धालु चुन्नी प्रसाद न मिलने पर भड़के हुए थे। आवेश में आकर लोगों ने सेवादार को इतना पीटा कि उसकी जान चली गई। वारदात की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, एक टीम मौके पर पहुंची और आरोपी अतुल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया है। कालकाजी थाने में हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। हमको तो ये पता चला कि 9 बजे उसको धर्मशाला से पकड़ ले गए और पकड़ के बाहर ले गए। 10-15 लोग थे, सरिया डंडे लाठी हाथ में थी, पीट पीट के उसको मार दिया सर जी। क्या नाम था ये? उसका योगेश नाम था जी। जी किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था, कुछ पता नहीं चला? ये सर एक बार जो है वो लोग आए थे, उन्होंने कहा कि प्रसाद दीजिए फल का। तो ऐसा होता है, भक्त चढ़ाते हैं वही बांट देते हैं हम लोग तुरंत, और जैसे फल आते हैं वैसे भक्तों को देते रहते हैं। तो फल उसने कहा कि फल दीजिए, तो जो अंदर हमारा सेवादार था उसने कहा अभी नहीं है, 2 मिनट रुके आपको देंगे। फिर उन्होंने कहा कि आप बाहर निकलोगे तब मैं बताऊंगा। उसके बाद सर वो धर्मशाला में अकेला था, बाकी हम लोग यही सामने धर्मशाला में थे। 10-15 लोग आए और गेट खोल के उसको पकड़ ले गए। बाहर पकड़ के उसको लाठी डंडों से पीट के मार डाला। अच्छा, प्रसाद जो मांग रहे थे वो कहाँ, भवन के अंदर मांग रहे थे कहीं और मांग रहे थे? जी भवन में। अच्छा, भवन के अंदर उन्होंने उसी सेवादार से प्रसाद मांगा? जी। अच्छा, ये कब की घटना है? कल ही की है या फिर कुछ लोग बता रहे हैं कुछ दिन पहले भी कुछ इंसिडेंट हुआ है? हाँ, कल भी आए थे वो। जी। तो प्रसाद को लेकर कब विवाद हुआ था? कल सर चुन्नी भी मांगा था, चुन्नी भी उनको दी थी हम लोगों ने। हाँ, तो उन्होंने कहा चुन्नी दो। वो अब जब भी आते हैं अपने रोब से आते हैं, ये दो सामान, ये दो, ये वाली चुन्नी चाहिए, ये ऊपर वाली चुन्नी चाहिए। तो हम लोग माता के श्रृंगार के लिए भी कुछ चुन्नियां रखते हैं जो श्रृंगार में माता की उड़ाई जा सके। तो इस चक्कर में हुआ सर। तो उसके बाद वो क्या बाहर इंतजार कर रहे थे? अब सर हम ये तो नहीं बता सकते इंतजार कर रहे थे, लेकिन जैसे ही धर्मशाला में ये सारे लोग घुस के मारने लगे बस। जी सर। योगेश जो है वो यहाँ को सेवा करने के बाद बाहर चले गए होंगे। हम लोग आरती में जितने हमारे जो ग्रुप हमारा है जो यहाँ पे सेवा करते हैं 15-20 साल से, धागा बांधते हैं, अंदर प्रसाद चढ़ाते हैं, तो हमारा जो है आरती के टाइम पे रेस्ट होता है 2 घंटे का। तो हम सब लोग बाहर धर्मशाला में अपना बैठे रहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के महागठबंधन की मतदाता अधिकार यात्रा में शामिल होने पर कहा है कि मैं जब से राजनीति में आया हूं तब से मैंने देखा है कि सपा मुखिया जो भी बोलते हैं उससे उल्टा ही होता है। ये दल तो दिखते हैं लेकिन उनके दिल एक साथ नहीं हैं। कांग्रेस की नीतियां शोषित, वंचित और देश के पीड़ितों के खिलाफ थीं, जिसे लेकर मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी का निर्माण किया था। निश्चित तौर पर इन लोगों की नीतियां अलग अलग हैं। दुर्भाग्य है कि जब से मैं 2013 से मैं आया हूँ राजनीति में, और जब से सपा मुखिया जो भी बोलते हैं उससे उल्टा ही होता है। और आपने देखा होगा कि 2014, 2017, 2019, 2022, 2024 ये सब बटुए जोगी मुठ उजाड़ हैं। और ये दल तो दिखते हैं, दिल एक साथ नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ ही, क्योंकि कांग्रेस की नीतियां शोषित, वंचित, जो पीड़ित लोग थे इस देश के, किसान नौजवान के खिलाफ थी, और जिसको लेके माननीय मुलायम सिंह ने समाजवादी पार्टी का। तो जब नीतियां एक दूसरे के खिलाफ हैं तो निश्चित रूप से दल हैं तो दिल तो है नहीं। इसीलिए आपने देखा मध्य प्रदेश अलग थे, छत्तीसगढ़ अलग थे, आपने देखा होगा दिल्ली और हरियाणा के चुनाव में। तो ये ऐसे ही हैं, बस चलते रहते हैं। इसको जनता ने छुपा दिया था, छपना है और कुछ है। सर अभी बिहार में निर्वाचन आयोग द्वारा SIR के तहत 65 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम काटे जाने के विरोध में शुरू हुई वोटर अधिकार यात्रा आज अपने 14वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। आज इस यात्रा की शुरुआत सारण से हुई, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी और RJD नेता तेजस्वी यादव के साथ समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हुए। ये यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है। ये बीजेपी जिस तरह काम करती है, ये इस्तेमाल पार्टी है, ये लोगों का इस्तेमाल करती है, और लोग धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी को इस्तेमाली पार्टी बोल रहे हैं। ये इस्तेमाल करेगी और उसके बाद उन्हें बर्बाद कर देगी।
यह केवल इस्तेमाल करती है पार्टी, बल्कि उन्हें बर्बाद भी करने का काम कर रही है, जिससे हमें आपको सबको उम्मीद थी कि चुनाव आयोग निष्पक्ष काम करेगा, हमारे आपके अधिकार के वोट के उसकी संरक्षण करेगा, संविधान को बचाएगा। लेकिन आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है, बीजेपी से मिलकर काम कर रहा है, ये चुनाव आयोग नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी ने इसको जुगाड़ आयोग बना दिया है। ये चुनाव आयोग अब जुगाड़ आयोग हो गया है। और जो एसआईआर हुआ है, इससे सरफरा कोई फैसला नहीं हो सकता है। जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ये जो सर का सिरफरा फैसला लिया है, यहां बिहार की जनता ये सब देख रही है। बिहार की जनता ने ये भी देखा है कि जहां पर युवा पलायन करते थे, उन्हें तेजस्वी ने नौकरी रोजगार देने का काम किया था। इस बार जब तेजस्वी होंगे तो बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दरभंगा में महागठबंधन के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी किए जाने पर कहा है कि जिस तरह के असंवैधानिक शब्दों का उपयोग कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, देश की जनता इसे कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। उनके पाप का घड़ा भर रहा है। देखिए, जिस तरह से कांग्रेस के नेतागण, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या पूरे देश के लेवल पर, सत्ता की बेचैनी में जिस तरह के असंवैधानिक अनपार्लियामेंट्री शब्द का उपयोग, और उनके नेता ही, अगर राहुल गांधी जी को लीजिए तो उनका भी वही हाल है, तो ये इस बात को बता रहा है कि विनाशे काले विपरीत बुद्धि, कांग्रेस का विनाश काल आ गया है। और इसीलिए इस तरह के भाषा का उपयोग कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस को जो सबसे बड़ा अभी कंपटीशन है वो राष्ट्रीय जनता दल से है। वो चाहती है कि राष्ट्रीय जनता दल को ये एहसास कराए कि बिहार में मेरा वजूद है, और बाद में जो है इस बात को लेकर के सीट बंटवारा में जो है समझौता कराने का प्रयास करें। तो ये सब आपस का लुक्का छिपी खेल है। और जिस तरह का असंवैधानिक शब्द का उपयोग कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, इसको देश की जनता कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दिवंगत स्वर्गीय माता जी के खिलाफ जिस तरह का गंदा शब्द का, गाली का उपयोग किया, ये कलयुग और पाप के घड़ा का होता है ना, पाप का घड़ा भरना। तो कांग्रेस का वही हाल हो रहा है कि आप किसी के मां को, कितना गंदा शब्द हम बोल नहीं सकते हैं, वो अपने मंच से गाली बकवा रहे हैं, और बाद में बोलते हैं कि वो एक किसी दूसरे का फोटो डाल करके बोलते हैं कि वो आप ही के दल का था। तो इस तरह करके जो है, जब चोरी पकड़ा गया कि नहीं वो राष्ट्रीय जनता दल के नेता का बेटा है, तो इस तरह करके ये राजनीति की सूचिता का प्रकाष्ठा पार कर गया है और पाप का घड़ा भर रहा है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि गोडसे बीजेपी के पूर्वक हैं। उन्होंने पार्टी पर पटना झड़प के दौरान हिंसा और कायरता का सहारा लेने का भी आरोप लगाया है। जिस तरीके से कल कांग्रेस कार्यालय के बाहर जो तोड़फोड़ हुई है, देखिए भाई, इनके जो पूर्वज हैं गोडसे, जिन्होंने गांधी जी को गोली मारा था, ये लोग हिंसक लोग शुरू से ही हैं, डरपोक भी है, हिंसक भी है। इस तरह का काम ये लोग करते हैं। इस पार्टी में रेपिस्ट भरे हुए हैं, उस पार्टी में भ्रष्टाचारी भरे हुए हैं, अपराधी भरे हुए हैं भाजपा और एनडीए में। उन लोगों को जब अपराधियों के लिए नए नए कानून बनाए जाते हैं कि जेल से बाहर आ जाए, तो आप समझ सकते हैं यही काम ना करेगा वो लोग। उन लोगों के चरित्र को देश की जनता जानती है। क्या उमा भारती अगला चुनाव लड़ने जा रही हैं? ये सवाल अरसे से उठता आ रहा है। अब इस सवाल के जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि
अभी तो मेरी वो उम्र नहीं आई है कि जब मोदी जी पहला चुनाव लड़े थे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि मैं अपनी प्रतिबद्धताओं के प्रति बहुत गंभीर और अगर मैं चुनाव लड़ती हूँ फिर मेरा पूरा ध्यान मेरे क्षेत्र पर ही रहेगा। उन्होंने कहा है कि मैं लक्ष्यनिष्ठ हूँ और चुनाव लड़ना सार्थक होगा तो लड़ूंगी, नहीं होगा तो नहीं लड़ूंगी। हमेशा लड़ाई किसे सॉरी मतलब मैं कह रहा हूँ चुनाव लड़ेंगे ये बोलो अगला। हाँ, अभी तो मेरी वो उम्र ही नहीं आई है जब मोदी जी चुनाव पहले लड़े थे। मैं 65 तो अगले साल में होंगी। ओके। हाँ, तो आप मतलब अगले चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार? मतलब मैं जब मुझे लगेगा कि मैं तैयार हूँ। अभी तो मेरे को अड़चन आ जाएगी। मेरे अंदर एक वीकनेस है, मैं आई एम वेरी मतलब सिनिकली सिंसियर टू द कमिटमेंट। तो अगर मेरे को कोई पार्लियामेंट सीट से मैंने चुनाव लड़ लिया तो मेरा पूरा समय और ध्यान रहेगा कि वहाँ किसी को परेशानी तो नहीं हो गई, और कोई भी परेशानी होगी मैं अपने आप को जिम्मेवार मानूंगी और गिल्टी फील करूंगी तो भागूंगी एकदम से। तो एक पार्लियामेंट सीट की जिम्मेवारी और फिर ऊपर से मंत्री बन गए तो वो जिम्मेवारी भी, तो दोनों मिला के फिर ऐसी हो जाती हैं कि आप जिस काम को कर रहे हैं और वो काम इसमें रह के हो नहीं पाएगा। तो मैं उसको लक्ष्यनिष्ठ व्यक्ति हूं ना, तो लक्ष्य के लिए ही काम करूंगी। उसमें चुनाव लड़ना सार्थक होगा तो लड़ूंगी, नहीं होगा तो नहीं लड़ूंगी। तो मतलब पावर आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है, कंट्रीब्यूशन आपका ऑब्जेक्टिव है? नो, आई एम वेरी पावरफुल इन माई सेल्फ, इसलिए मुझे पावर किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा हासिल नहीं करनी है। आई एम ए पावरफुल ऑब्जेक्ट माई सेल्फ। आप समझ गए ना। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायक टीकाराम जूली ने कहा है कि जिस तरह से सरकार और विधानसभा अध्यक्ष तानाशाही शासन चला रहे हैं, विधानसभा के नियमों और प्रक्रियाओं में विपक्ष की भी भूमिका होती है। अध्यक्ष को समितियों के अध्यक्ष को हटाने का अधिकार है, लेकिन उन्हें बदलने का अधिकार नहीं है। आपने उन्हें बदल दिया, समितियों का विलय कर दिया गया है जो 100% नियमों के विरुद्ध है। हमने इसे विधानसभा में उठाया लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया। क्यों दूरी बनाकर की? देखिए, जिस प्रकार से सरकार और विधानसभा अध्यक्ष तानाशाही कर रहे हैं, जो विधानसभा के जो नियम हैं, प्रक्रिया है, उनके अंदर विपक्ष का भी रोल है, कम भले ही हो, लेकिन ये नहीं है कि हमारा कोई रोल ही नहीं है। हमारे द्वारा जो बातें कही जाती हैं, हमारे चाहे कमेटियों की बात हो, कमेटियों के अंदर कमेटी के अध्यक्ष को हटाने का तो अधिकार है स्पीकर के पास, लेकिन उसको बदलने का, वाइस वर्सा करने का अधिकार नहीं है, किसी भी नियम के अंदर नहीं है। आपने बदल दिए, हमने कहा, आपने हमारी नहीं मानी। कमेटियों के विलय कर दिया गया, एक कमेटी को दूसरी कमेटी के साथ जोड़ दिया गया, जो कि 100% नियम विरुद्ध है। बिना विधानसभा के नियम प्रक्रिया में चेंज किए आप कमेटियों का आपस में विलय नहीं कर सकते। हमने कहा, विधानसभा में इस बात को रखा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद दुनिया की राजनीति में बड़ा बदलाव हुआ है। एक तरफ जहां रूस, भारत और चीन की तिकड़ी उभर कर सामने आई है, तो वहीं एक और गठजोड़ बनने के संकेत मिल रहे हैं जो ट्रंप की नींदें उड़ा सकते हैं। चीन के खिलाफ स्क्वाड देशों का एक ग्रुप है जिसमें जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी ने इन देशों को अपनी सुरक्षा खुद मजबूत करने के लिए बाध्य कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जापान दौरे पर हैं। तेजी से बदलते जियोपॉलिटिक्स को देखें तो सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए स्क्वाड के बावजूद भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया अलग गठजोड़ बना सकते हैं। इस बात के संकेत इसलिए भी मिल रहे हैं क्योंकि पीएम मोदी की जापान यात्रा से ठीक पहले टोक्यो के व्यापार वार्ताकार रायोसेई ने आखिरी समय में अपने अमेरिकी दौरा स्थगित कर दिया था। रायोसेई को अमेरिका में जापान की ओर से प्रस्तावित $550 अरब के निवेश पैकेज की पुष्टि को औपचारिक रूप देना था, जो ट्रंप के दंडात्मक टैरिफ को कम करने के लिए था। रायोसेई को पैकेज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर चर्चा करनी थी, जैसे कि दोनों देशों के बीच रिटर्न का बंटवारा कैसे होगा। हालांकि जापान ने कहा है कि कुछ बिंदुओं पर अभी भी अमेरिका के साथ प्रशासनिक स्तर पर चर्चा की जानी बाकी है। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के।